हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ट्रेडिंग बार्स में वेलकम। आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। पी रेशियो बेस्ड फंडामेंटल एनालिसिस जब भी आप करने जाएंगे, पी रेशियो का नाम सामने आएगा। यहाँ पर जो पी दिखा रहा है, मार्केट प्राइस पर शेयर, और ई फॉर है अर्निंग पर शेयर। व्हाट इज पी रेशियो? पी रेशियो क्या है? यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कोई कंपनी का अगर 20 का पीई हो, तो यहाँ पर इन्वेस्टर 20 रुपया दे रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए। किसी भी कंपनी को आप 20 रुपया दे रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए, तो उसका ग्रोथ पोटेंशियल, उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है, वो अर्निंग कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर निर्भर करता है उसका पीई कितना है। ऊपर है या ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। फंडामेंटल सर्च करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। आपको कुछ भी मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए उसका बेसिक को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं जानेंगे तो नंबर आपके सामने आएगा, लेकिन उसका जो निचोड़ है आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। अगर वो निकाल नहीं पाएंगे तो आप इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे कंपनी का शेयर ऊपर, मतलब पी रेशियो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। रिकॉग्नाइज कर सकेंगे कब आपको एंट्री करना है, कब आपको बाई करना है, या कब आपको एग्जिट करना है या सेल करना है। तो उसके ऊपर आप इसको जज कर सकते हैं। ये पी रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर, और ई फॉर अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। देखिए, ईपीएस को भी निकालने के एक फॉर्मूला है। यहाँ पर पैट लिखा है, पीएटी, पैट। पैट का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और नीचे में है ऑन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके इसको निकालना पड़ता है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो उसको कैसे निकालेंगे? समझ लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, समझ लो 10,000 रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला है। ठीक है, और शेयर है, नंबर ऑफ शेयर समझ लीजिए 500 नंबर ऑफ शेयर है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे को सामने मिल गया क्या है, 20 ईपीएस है। तो यहाँ पर मेरे को ईपीएस को डिवाइड करना है। यहाँ पर समझ लीजिए मार्केट का वैल्यू है, कोई शेयर का मार्केट प्राइस है 200 रुपया। ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है 200 रुपया, और आपको उससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड 20। तो क्या सामने आया है? ये 10 है। पी क्या है? मतलब 10 है, मतलब ये समथिंग एक्स वाई जेड कंपनी का पी है 10। तो ऐसे आपको निकालना पड़ता है एक पी रेशियो। जो शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप ज्यादा दाम में नहीं खरीद रहे हैं ना, तो उसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो वहीं पे यहाँ पर आता है ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड में देखिए, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड को आप कैसे जज करेंगे? समझ लीजिए यहाँ पर मेरा जो पॉइंट है, यहाँ पर मैं आपको अगर मेरा पॉइंट दिखा देता हूँ, इस सेक्टर में जो कंपटीटर है, मतलब दूसरा जो कंपनी है उसका पी क्या चल रहा है, उसको आपको देखना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज पी, मतलब उसी सेक्टर का और भी बहुत सारा कंपनी है। ये दोनों चीज बेसिकली एक ही है, कंपटीटर और इंडस्ट्रीज। समझ लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, पावर है, फार्मा है, एफएमसीजी है, बहुत सारा सेक्टर होता है। उस सेक्टर के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा कि पी किसका ज्यादा है, किसका कम है, किसका एवरेज है। आप जिसमें स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका क्या चल रहा है। जब आप दूसरों से कंपेयर करेंगे तब आपको ये पता चलेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैंने जो दिखाया है, जैसे किसी किसी का मतलब पी ऑल टाइम हाई रहता है, क्योंकि वो बहुत ही नेसेसरी प्रोडक्ट होता है जो हर किसी को हर दिन यूज करना पड़ता है। कि जैसे एफएमसीजी हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, देखिए एफएमसीजी, फार्मा, ये हर वक्त ऊपर रहता है। तो इस हिसाब से इसका पी ऑल टाइम मोटा मोटी हाई के पास ही रहता है। जब आप कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा। टाटा मोटर आपके सामने दिख रहा है, इसका पी क्या दिखा रहा है, स्टॉक पी। जैसे मैंने बोला, कोई स्टॉक को मैं अगर पिक करूंगा, यहाँ पर मैं सर्च करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे सामने आ जाएगा उसका पी क्या है। अब देखिए उसका टाटा मोटर का ये जो ऊपर में कैपिटल, जो आपको पी देखना है ना, पी के हिसाब से आप देखिए 20.9 है। यहाँ पर पी 111 तक पी दिखा रहा था, 111 तक वैल्यू वहीं पे है, लेकिन इसका पी बहुत नीचे आ गया है। तो इसका कारण आपको आगे में पता चलेगा जब आप इसको, तो मैंने जो बोला था ना, कंपिटिटर, जो इसी टाटा मोटर एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो टाटा का कंपनी है, बहुत ही रिलायबल कंपनी है, लेकिन इतना पी कम होने का मतलब क्या है? इसका पी जो जैसे दिखाया था 20.93, या इसका मतलब 21 समझ लीजिए इसका पी है। लेकिन अशोक लेलैंड, वो भी ऑटोमोबाइल में है, इसका पी क्या है, 31 पी है। इसका डेप्थ देखिए, इसका जो उधारी है, सबसे ज्यादा उधारी है इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा उधारी किसका है,
टाटा मोटर का सबसे ज्यादा उधारी 1,34,113 करोड़ का मतलब उधारी है टाटा मोटर के ऊपर। तो मतलब समझ रहे हैं, तो इसी वजह से यही मेन कारण है, इसी वजह से इसका पीई ये इतना नीचे आ गया है। 110 का पीई आ गया है 20 में। 110 का मतलब 5 गुना कम, समझ रहे हैं ना। लेकिन वैल्यू वही है, वैल्यू अभी तक वही है, लेकिन उसका प्राइस वहां से गिरा नहीं है, लेकिन उसका पी बहुत ही गिर गया है। और एक बड़ा कारण है, और एक कारण है, ये देखिए, कैपिटल ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी में इसने क्या किया है, इक्विटी में इसका देखिए अभी -7.5 चल रहा है, माइनस लास्ट 5 साल में ये कोई भी अर्निंग करके नहीं दिया है, उल्टा पॉकेट से पैसा गया है। जिसने जो भी किया है उल्टा पॉकेट से पैसा गया है। देखिए कारण आपके सामने आ गया, बाकी सबका देख सकते हैं, बाकी सबका देखिए, ये 9% के हिसाब से रिटर्न दिया है। कैपिटल एक सही डिसीजन, मतलब आप कोई स्टॉक को अगर बाय कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, उसका पी रेशियो जानना आपके लिए कितना जरूरी है। तब आपको अगर बेसिक आपको नहीं पता रहेगा तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कौन सा किसका पीयू हाई है किसका लो है, जिसको ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड बोला जाता है यहाँ पर। तो दूसरा स्लॉट में यहाँ पर देखिए ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड कैसे आपको पता करना है, आपको ये समझ में आ गया है। अब सबसे मेन पॉइंट में आता है यहाँ पर, मैं जो मेन पॉइंट ये फैक्टर, फैक्टर क्या है कि ये पी रेशियो क्यों बढ़ता है क्यों कम होता है। ये फैक्टर में थोड़ा बहुत मैंने वहां पर आपको दिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक 7 फैक्टर मैंने आपके सामने रखा है। तो वो 7 फैक्टर क्या है, 7 फैक्टर में पहला फैक्टर ये आता है, क्या आता है, स्टेबिलिटी ऑन ऑफ रेवेन्यू। स्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू, स्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू का मतलब है तो कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी। तो कंपनी में जो ग्रोथ हो रहा है, मतलब कंपनी जो कमाई करके दे रहा है वो कितना है, उसका कंसिस्टेंसी बरकरार है कि नहीं है, वो एक कारण है, एक बड़ा कारण है। फिर उसके बाद आता है ग्रोथ पोटेंशियल, कंपनी का नियर फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, वो एक दूसरा कारण है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो आपको मैंने वहां पर दिखाया था ROE, तो रिटर्न ऑन इक्विटी तीसरा कारण है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आप कितना रिटर्न बना रहे हैं, साल में आप कितना रिटर्न बना रहे हैं। आपको वहां पर मैंने 5 साल का होराइजन दिखाया था टाटा मोटर में, 5 साल का होराइजन में क्या दिखाया, 5 साल का होराइजन में वो 7.5% माइनस जनरेट कर रहा है, मतलब उसका पैसा पॉकेट से जा रहा है टाटा मोटर्स का। और चौथा एक कारण है, वही भी बहुत बड़ा कारण है, डेप्थ। तो कंपनी के सर पे कितना उधारी है, जो कंपनी का उधारी है, क्योंकि कंपनी अपना प्रॉफिट जो जनरेट कर रहा है उस जनरेट प्रॉफिट को उसको उधारी चुकाने में लग रहा है। एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेसेसरी प्रोडक्ट है अपना डेली लाइफ के लिए। दुनिया में कुछ भी हो जाए ये दोनों चीज आपको चाहिए, खाना और दवाई। देखिए वो एफएमसीजी बेसिकली डेली नेसेसरी प्रोडक्ट में डील करता है, और फार्मा तो बोलना ही नहीं है, फार्मा मतलब दवाई तो चाहिए, सबको दवाई चाहिए, तबीयत सबको ही खराब होता है। और पांचवा कारण यहाँ पर, पांचवा फैक्टर क्या आता है, डिविडेंड। देखिए डिविडेंड, कंपनी साल भर में जितना कमाई करता है उसका सब कुछ चुकाने के बाद कंपनी जो भी बचता है उसको अगर शेयर होल्डर में उसका प्रॉफिट डिवाइड कर देता है तो उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो यहाँ पर कितना परसेंटेज कंपनी डिविडेंड शेयर करता है, वो एक रेपुटेशन गैदर करता है, तो उस हिसाब से उसका ये एक फैक्टर होता है। फिर आता है 6 नंबर में इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या है, क्यों देखिए हर कंट्री में बैंक वाइज सब बिजनेस होता है, तो बैंक अपना हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, तो मार्केट के हिसाब से बैंक अपना इंटरेस्ट कभी बढ़ाता है तो कभी कम करता है। तो वो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब अगर कंपनी अपना अगर बचत नहीं करेगा, अगर ये सब इंटरेस्ट रेट अगर अचानक बढ़ता है तो कंपनी को वो अपना प्रॉफिट से उसको लूज करना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है। सातवां कारण क्या है, मार्केट व्यू ऑन द इंडस्ट्री और कंपनी, जिसको एक बात में आप बोल सकते हैं मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट सेंटीमेंट समझ लीजिए, आज आपको कोई कंपनी बहुत अच्छा लग रहा है, 3 महीने बाद उसका सेंटीमेंट दूसरा हो गया है, वो आपको खराब लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि देखिए फ्यूचर किसी को पता नहीं है, यहाँ पर सब कुछ प्रोबेबिलिटी के ऊपर टिकता है, क्योंकि आज कोई चीज का वैल्यू है कल नहीं भी रह सकता है। तो उस हिसाब से आपको वो जज करना पड़ेगा। 56 है, तो ये 56 पी ज्यादा है या कम है, तो आपको ऐसे जज करेंगे, तो दूसरा कंपनी का पी देख के जज करना पड़ेगा।
तो चलिए देखते हैं दूसरा कंपनी का पी क्या चल रहा है, कंपनी का प्राइस कैसा था, क्या था सबसे ऊपर का। अगर मैं यहाँ पर 1 साल का दिखाया है, मैं अगर इसको 5 साल कर देता हूँ, देखिए अभी पाँच, अगर मैं इसको 5 साल कर देता हूँ, सबसे ऊपर का ये दिखा रहा है 2800 रुपया के साथ 2722 का हाई दिखा रहा है। सबसे ऊपर में देखिए 2722 हाई दिखा रहा है, अभी 56 पी में चल रहा है। तो प्राइस उतना गिरा नहीं है और पी 56 है, तो ये ज़्यादा है या कम है, इसको आप कैसे जज करेंगे। तो देखिए पेयर्स में जा गया, पेयर्स कंपैरिजन में गया, तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो उसके साथ बाकी और भी 3 बड़ा बड़ा कंपनी है, 1219 करोड़ का उधारी है। सबसे कम उधारी किसका है, देखिए सबसे कम उधारी इसका है, 4 करोड़ समथिंग है। तो जो डेब्ट फ्री कंपनी होता है, तो उसका पी रेशियो ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण मैंने एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया, हाउ टू यूज द पी इफेक्टिवली। आप इसको कैसे इफेक्ट मतलब यूज कर सकते हैं अपने अपने लिए। तो इसको यूज करने के लिए देखिए मोटा मोटा 2-4 कारण मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए पहला चीज़ तो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। जिस कंपनी को आप परचेज कर रहे हैं, जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सही है या गलत है, आपका एंट्री लेवल वो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको ये सब चीज़ पी रेशियो सिर्फ सामने देखने से नहीं होगा, तो उसका थोड़ा फंडामेंटल, देखिए फंडामेंटल एनालिसिस किसको बोला जाता है, इसी चीज़ को बोला जाता है, क्योंकि आपको नंबर देखना पड़ता है साल भर, 5 साल, 10 साल, आप कितने दिन के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो समझ लीजिए आप अगर 2 से 3 साल के लिए किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको जो एनालिस्ट का ज़रूरत पड़ेगा। सामने तो मैंने बोला ही है पीई रेशियो सामने आता है, लेकिन पीई रेशियो के बाद भी तो आपको तो देखना पड़ेगा वो पीई रेशियो जो यहाँ पर दिखा रहा है, उसका अगर कैलकुलेशन अगर सही आप नहीं कर पाएंगे, उसको अगर दूसरा कंपनी या इंडस्ट्री से जज नहीं करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। क्योंकि उसके साथ आपको ग्राफ भी देखना पड़ेगा कि 2 साल पहले या 1 साल पहले कितना था, एवरेज पीई कितना है। तो ये सब चीज़ आपको फॉलो रखना पड़ेगा और इसके लिए थोड़ा बहुत तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप 10 साल के लिए अगर किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो मतलब सॉरी, यहाँ पर अगर 4-5 साल, 5 से साल के ऊपर, 5-6 साल के लिए अगर किसी में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको कम से कम 10 साल पहले का जो पी रेशियो है उसको चेक करना पड़ेगा, उसका एक एवरेज निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड वो पता कर सकते हैं, ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। देखिए अंडर वैल्यूड होगा तो अगर कंपनी में दम होगा तो आपको जरूर वो चीज़ बाई करना चाहिए। अगर ओवर वैल्यूड है तो आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि आपको समय देना पड़ेगा, या आपके पास अगर वो स्टॉक है, मौजूद है, तो आपको वहां से एग्जिट करना पड़ेगा, आपको सेल करके मतलब निकालना पड़ेगा। यही रूल्स है। इफ यू स्टडी ग्रोथ पोटेंशियल हाई और लो, देखिए अगर 2-3 साल का अगर आपका होराइजन हो तो आप उसमें टाइम दे सकते हैं, लेकिन आपका अगर 5-6 साल का होराइजन है, तो आपको ये पोटेंशियल देखना ही पड़ेगा, क्योंकि नियर फ्यूचर में ये कितना, ये इसका डिमांड रहेगा, मार्केट इस हिसाब से किस हिसाब से चल रहा है, और मार्केट में वो प्रोडक्ट कितना इम्पोर्टेंसी रखता है, ये सब तो आपको देखना ही पड़ेगा। देखिए ओवरऑल पी रेशियो के बारे में मेरे को जो भी सीखा मैंने और जो भी स्टडी किया है, तो उसका एक मैंने एजुकेशन वीडियो बनाया है। आपको कैसा लगा, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरे को बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं आपको कैसा लगा वीडियो, और आपको नया कौन सा वीडियो चाहिए उसके ऊपर मैं फिर आगे में काम करूँगा, आपके लिए बनाऊँगा। कि बेसिकली देखिए मैं लर्निंग कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ मिलता है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए टाटा करते हैं, फिर आगे मैं कल के लिए मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँगा। अगर कमेंट में आप बता सकते हैं आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं आपके लिए वो बना दूंगा। थैंक यू।